दोस्तों नमस्कार, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का दोस्त, आपका भाई अजय साहनी स्टार स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और आज एक ऐसे विषय पर थोड़ी सी वार्ता और ये लाइव सेशन मैंने रखा है जो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ जानकारियां जो आपने ऑलरेडी रखी हुई हैं उन्हीं को जागृत करने का कार्य करे। जी हाँ, ये सब कुछ जो मैं बताऊंगा ये आप खूब जानते हैं, आप लोग सब लोग इससे रूबरू हैं, बस यही है कि उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक जानकारी ये दूंगा कि वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक बहुत विख्यात दुनिया का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है। यह अमेरिका का है और इसको एक सुराग मिला है, एक सबूत मिला है, या यूं कहें कि एक साक्ष्य मिला है। और वो साक्ष्य है ईमेल के रूप में, ईमेल के रूप में है और वह 866 पेज का है। एक एक स्लाइड होगा तो भी एक लंबा चौड़ा ईमेल है। और ये चूंकि ईमेल जिम्मेदार पदस्थ लोगों का है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। जब दुनिया कोरोना जैसे महामारी के दौर से गुजर रही है ऐसे में उसकी महत्ता इसलिए भी और प्रबल हो जाती है कि यह दो बड़े विख्यात और ताकतवर देशों के सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा सलाहकारों के अलावा महामारी प्रबंधन के प्रमुखों के बीच का चैटिंग है। और इसी में दुनिया के बहुत बड़े अमीर का भी चैटिंग है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष सलाहकार, स्वास्थ्य के सलाहकार, स्वास्थ्य विषयों पे विभागों पे सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी और बिल गेट्स, जो दुनिया के अमीरों में बहुत बड़े लेवल पे अपना एक वर्चस्व रखते हैं और बड़े अमीर हैं, बड़े जमीनों के मालिक हैं, वो उनके पास आइलैंड हैं, उनके पास तमाम साधन संसाधन हैं। तो उनका और चीन के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉर्ज गाऊ के बीच का ये चैटिंग है। इस चैटिंग में कई जगह कई तरह का संदेह उत्पन्न होता है। चैटिंग में कई तरह का संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो वुहान लैब चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, उस पर कई बार तमाम एजेंसियों ने कहा कि भाई हम जांच बिठाएंगे, और अब तक उस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं कर पाया कि वुहान लैब से ही क्या ये कोरोना वायरस निकला है। अच्छा, सब लोग करते हैं, इंडिया भी कई बार चैनलों पर देखा गया, ललकार कर बहुत सारे चैनल वालों ने कहा वुहान लैब जिम्मेदार है, चाइना का, वही जो है सबसे खतरनाक काम किया है, चाइना ही सब। इसके पीछे का मैं आज तथ्य अपने शब्दों में, एक आम जो आदमी होता है ना, उसकी क्या सोच होती है, कहां तक जा सकती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो बड़ा शानदार साबित होने वाला है। इसके अंत में जो जाऊंगा वो ये जताना चाहूंगा कि जो आम लोग हैं, हमारी और आपकी तरफ, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे श्रोता हैं, वो लोग विशेष भी हो सकते हैं। अगर वो अपने आप को विशेष समझते हैं तो मैं अपने आप को बहुत विशेष नहीं समझता। मैं ये सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा चिंतन करता हूं किसी विषय पे, सब्जेक्ट पे या समाज पे। इस पर मेरी एक शोध कार्य चलते रहता है, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, टीवी चैनलों के माध्यम से हो, या सोसाइटी में खुद जर्नी करने की वजह से हो, ट्रेवल करने की वजह से हो, अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से मिलने जुलने की वजह से ऐसा शोध चलते रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब एकदम सिलसिलेवार सीधे लिए चलता हूं। अच्छा, आप लोग सोचिए, ये महामारी जो आई है, जय सिंह यादव मेरे गांव के हैं, भाई जैसे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग हैं, मनीष सिंह भाई हैं, बहुत अच्छा लगा, हाँ नमस्ते जय सिंह, और विमलेश निषाद हैं। चलिए आप सबका धन्यवाद है, लेकिन अन्य लोग जो भी भाई दोस्त मित्र इस पर आएंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये जो बताना चाहता हूं वो है क्या कि ये लॉकडाउन या कोरोना या कोई आपदा, मान लीजिए यह चाइना के लैब से उत्सर्जित किया हुआ वायरस ही रहा, या साबित हो जावे कि हाँ ये पैदा किया गया बीमारी है, तो क्या फर्क पड़ता है? यही तो नीति है, सदियों से एक परिपाटी रही है, सदियों से एक व्यवस्था रही है। जो ताकतवर होता है या जो समृद्ध होता है या जो समझदार होता है, वो अपने आप में अपने विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत बार अलग तरह के रास्ते अख्तियार कर लेता है। उदाहरण ले लीजिए,
अच्छा ये बताइए, जब संविधान नहीं था, नियम और कानून नहीं थे, तो दुनिया में जो बड़े लड़ाके थे, सिकंदर महान या इस तरह के तमाम नाम आप देखे होंगे, अकबर, बाबर, हुमायूं और ऐसे नाम, महाराणा प्रताप का ले लीजिए, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये विदेशों के भी तमाम ऐसे योद्धा रहे हैं, ठीक है। उन योद्धाओं की हिस्ट्री पढ़िए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़िए, तो आपको यही समझ में आएगा कि जिसकी जितनी बड़ी भाई औकात थी, जिसकी जितनी बड़ी सेना थी, जितनी लाव लश्कर थी, हथियार थे, घोड़े थे, हाथी थे, भाले थे, तलवार, तमगे, जितना जिसका तोपखाना, तो वो उतना बड़ा अपना पैंतरा समय के साथ चलाया। जैसा कि इंग्लैंड, आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड जो भारत पर भी शासन कर चुका है, वो दुनिया की 1/3 आबादी को कब्जे में ले लिया था। यानी उसने लगभग बहुत सारे देशों पे अपना कब्जा जमाया, क्योंकि उसके पास शायद ये था, बहुत ज्यादा वो दिमाग था उन लोगों के पास, और बहुत ज्यादा वो लोग ताकतवर थे, हिम्मती भी थे, रिस्क लेते थे। तो वो सारे देशों पे क्रमवार जो है जाके फूट डालो, राज करो, चाहे जिस भी नीति का इस्तेमाल करते थे, जो लालची लोग थे उनको पकड़ के अपने चंगुल में ले लेते थे, भैया तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको राज करा देंगे। तो ये सारे प्रक्रिया के तहत चाहे जैसे भी वो लोग सारा गुड़ा गणित लगाते थे, ठीक है, सारे पैंतरे, साम दंड भेद सब कुछ जो है लगाकर वो लोग अपना शासन सत्ता करते थे। इसलिए वो लोग आधी से ज्यादा दुनिया जीत लिए थे। समय के साथ फिर उन लोगों को समझ में आया होगा तो फिर छोड़ भी दिए, रूल और रेगुलेशन आ गए, संविधान आ गए देशों में। उन्हीं लोगों ने सभी लोगों से कहा भी तुम अपना संविधान बना लो, बे चलाने लायक नहीं हो तुम लोग तो बिखरे हुए हो, नया संविधान बनाओ तब जाके छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो होती रही हैं, इसके पीछे का तर्क देखिए। एक वक्त आएगा दोस्तों, इस दुनिया में 2 वर्ग बचेगा, एक जो है अमीर और एक गरीब। इस बात को आप लोग मानो चाहे मत मानो, ये बात आप लोगों को सिद्ध करके मैं आज यहां पे जाऊंगा। सिद्ध ये करना है कि ये लॉबी है, अमीरों की लॉबी। जैसे मान लीजिए गूगल पे, फोन पे, अमेज़न, पेटीएम के जो निर्माता हैं, जो उसके मालिक कहे जाएंगे, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। जी हाँ, विजय शेखर शर्मा के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को कभी और बताऊंगा। बड़ी शानदार जर्नी है उनके जीवन की। 2010 से या 2011 से उनकी असल यात्रा पेटीएम पे कही जाएगी। यानी 10-12 वर्षों के इस यात्रा में उन्होंने आज अपने आप को कहां से कहां लाके खड़ा किया है, उस पर मैं विस्तार से बतियाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो कुछ भी है ना, ये सारे एक गुड़ा गणित को समझो आप लोग। वो ये है कि लॉबी होती है, अमीर लॉबी। जैसे बिल गेट्स दुनिया के बड़े अमीर, 1 नंबर के अमीर थे, अब जो है जेफ बेजोस हैं या जो भी लोग अपने जो लोग भी हैं आ जाएंगे, जो लोग भी बन जाएंगे। तो ये अमीर बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी अडानी अपने देश के 1 नंबर के अमीर बनने वाले हैं, अंबानी है ये हैं ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं। तो ये अमीरों की लॉबी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए वुहान लैब, ये एक बहुत बड़ा चाइना मार्केट है। चाइना जो कंट्री है, तो दूसरे देशों को बेचने के लिए लोग क्या बनाते रहते हैं, जैसे देश लेवल पर बिजनेस करना है ना सबको। हम और आप जैसे मान लीजिए जय सिंह थाईलैंड गए हैं कमाने, हम मुंबई में हैं, हमारे जैसे अनेकों लोग और न जाने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर जा जाके कमाते हैं। तो हम लोग, बहुत सारे लोग सऊदी, दुबई भी चले जाते हैं। तो हम लोग पर्सनली व्यक्तिगत अपने बिजनेस व्यवसाय कुछ लोग गांव में भी डाल लेते हैं। अच्छा मान लो गांव में कोई खेती कर रहा है, किसान है, तो वो अपने सामान को, अपने अनाज को, फल फ्रूट सब्जियों को जो उगा रहा है, उसे बेचने के लिए कोई मार्केट ढूंढता है। सेम वही कहानी है दोस्तों। चाइना बहुत बड़ा एक मार्केट हब है और वो बहुत सारे ऐसे सामान बनाता है जिसकी बिक्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इंडिया जैसे तमाम गरीब देशों में उसकी डिमांड ज्यादा है। सस्ता बनाता है, सुंदर बना देता है, टिकाऊ न रहे लेकिन बस चमकदार रहे। तो वो जानता है कि उसका मार्केट कहाँ है, तो वो उस मार्केट में जाने के लिए अपना गुड़ा गणित लगाते रहता है। अब देखिए, अमीरों की लॉबी जब आती है तो बिल गेट्स जैसे लोग कुछ ऐसे विषयों पे काम करते रहते हैं कि वो अपनी पूरी दुनिया को कोई प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। अच्छा एक बात सोचिए कि यह जो लॉकडाउन आया या कोरोना आया पिछले साल से, मार्च 2020 से हम लोगों ने कोरोना के बारे में जाना। सही बात कही जाए तो शुरुआती दिन थे, होली समझ लीजिए आप, खेल के फारिग नहीं हुए थे, तभी से कोरोना की खबरें और तमाम चीजें विदेशों में हल्फा मचाई थी। इटली में लोगों का तांडव जो इंडिया में अब चल रहा है वो उसी समय हम लोगों ने देख लिया था।
अमेरिका में भी दुर्दशा थी। तो ये सारी चीजें उस समय हम लोग टीवी में देख रहे थे, अब अपने यहाँ अच्छा खासा उस समय थोड़ा कम था, इस बार कुछ ज्यादा देख लिया गया। तो ये जो हुआ है एक साल में, एक साल सवा साल में, तो सवा साल के दरमियान आपको याद होगा आपने कितना मास्क बदला है या कितना मास्क खरीदा है। तो आपको ये याद आएगा कि कम से कम 10 गो मास्क तो हर हाल में 5 रुपया से लेके और 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपए तक के मास्क आपने खरीदे होंगे। अब इनको एवरेज मार दीजिए, अब सबका आप दाम न्यूनतम कर दीजिए कि एक एवरेज, भाई 10 रुपया का हिसाब लगा दीजिए। 10 मास्क यानी 100 रुपए आपने मास्क पर खर्च किए हों, ऐसा है नहीं, आप कई सौ खर्च किए होंगे, लेकिन 100 रुपए एवरेज। तो ये 100 रुपए मास्क के ऊपर खर्च करने वाले लोग 100 करोड़ से कम होंगे क्या? खाली इंडिया में नहीं, इंडिया में ही होंगे, लेकिन पूरे दुनिया की भी बात कर लूं अगर मैं, 100 करोड़ लोग ये 100 रुपए मास्क पे खर्च किए होंगे, तो 100 करोड़ गुणे 100, इसका बहुत बड़ा आंकड़ा आ जाएगा। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक आदमी 100 रुपए खर्च किया और उनकी संख्या है 100 करोड़, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मास्क बनाने वाली इसमें जो कंपनियां होंगी, छोटी या बड़ी, उनको कुछ तो इसका लाभ हुआ होगा। ऐसा ही नोटबंदी जब आया था तो पेटीएम को एक लाभ बहुत बड़ा हुआ था, और नोटबंदी जैसे हुई तो वो धड़ाधड़ पेटीएम सब लोग डाउनलोड करने लगे, पेटीएम से ट्रांजैक्शन करने लगे। बहुत बड़ा एक उसमें मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दोस्तों आज के इस सेशन में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि एक दौर आने वाला है, एक ऐसा दौर, आप उदाहरण उठा के देख लो। बहुत सारे गरीबों को आप लोगों ने इस पे इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी ढोलक बजाते, गाना गाते, कुछ भी अपना क्रिएटिव काम करते हुए देखा होगा, वायरल उनको होते देखा होगा। आप लोग जरा सा सोचो कि चलो ठीक है, उनके अंदर वो हुनर था तो वो लोग डांस करके या डांस दीवाने में आके हिट हो गए, या जहां से भी हिट हो गए, गाना गा के हिट हो गए। एक रानू मंडल जो रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी, पिछले 10 साल से गाती थी, लेकिन वो वायरल नहीं हुई थी जब तक कि वो मोबाइल जैसे ऐप पर नहीं आ गई, या गूगल पे या फोन फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं वो वायरल हो गई, तो उसी के थ्रू वायरल हुई। ऐसे ही तमाम कोई हुनर आपके पास है तो वो जब पूरी एक बड़ी आबादी देखने लगता है टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो आपका चर्चा चलने लगता है। बहुत सारे कवि हैं जो लोग इस मोबाइल पे आके वायरल हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को अगर वो लोग नहीं टेक्नोलॉजी पे गए होते तो ये वायरल नहीं हुए होते। शायद आज भी रानू मंडल के जीवन में वो जो परिवर्तन थोड़ा सा आया, थोड़े दिन के लिए ही सही आया होगा, लेकिन वो उतना चर्चा में नहीं आ पाई होती। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये अमीर लॉबी की बनाई हुई एक सिस्टम है। उस सिस्टम को जो लोग ग्रैब करते हैं तो उनमें से 2 लोग रहेंगे। अब एक तो वो लॉबी रहेगी जो सिस्टम बनाती है, और एक रहेगा उसका कंज्यूमर, उसे यूज करने वाला उपभोक्ता। आप हॉस्पिटल, एक टाइम आएगा, आप लोग देख लेना, डॉक्टरों के यहां जाकर आप लोग नहीं दिखा पाओगे उनको। डॉक्टरों से अपने घर बैठ के आप उनका प्रिस्क्रिप्शन लोगे, आप दवाइयां वो लोग लिखेंगे और दवाइयों का आप जो है ऑर्डर कर दोगे। देखो टेलीविजन पे ऐड भी आने लगा है, यानी आप डॉक्टर को घर बैठे दिखा सकते हो, हेलो डॉक्टर या ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करके, और दवा वो लिखेगा, दवा को फिर ऑर्डर कर दो। जो है तमाम तरह के ऐप बन गए हैं दवा मंगाने वाले। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है सारी व्यवस्था ऑनलाइन पर। तो ऑनलाइन कौन लोग चलाएंगे? जो उसके एक्सपर्ट होंगे, जो तेज होंगे, या तो कोडर होंगे, या तो साइंटिस्ट लेवल का मतलब दिमाग रखेंगे, तेज तर्रार होंगे। डिजिटल दुनिया को जो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ये लोग उसको ऑपरेट करेंगे। या एक बड़ा निवेशक, इन्वेस्टर जो होगा वो सिस्टम बना लेगा 100 लोगों का। आप जैसे एक उदाहरण मान लो मैं हूं, अब मैं अपना एक चैनल क्रिएट कर दूं, एक न्यूज चैनल, और मैं 100 लोगों को काम पे रख लूं, मेरे पास पैसे रहें, और मैं 100 लोगों को 2-2 हजार, 4-4 हजार पैसा भेजने लगूं। भले वो न्यूज कम भेजें, लेकिन मैं उनको पर्याप्त साधन देने लगूं। क्या होगा? वो लोग मेरे बन जाएंगे, मेरे लिए काम करने लगेंगे। ऐसा ही बहुत सारी जगहों पे होता है। जैसे मान लो आप सरकार की बात कर लेते हैं, सरकार को सत्ता में रहना है, उसे फंडिंग की जरूरत पड़ती है,
पैसा उसे देने वाला जो मिलेगा, व्यवसायी चंदा देगा, बड़ा बिजनेसमैन अडानी अंबानी जैसे लोग, तो सरकार उनके लिए भी कुछ करेगी, उनको संरक्षण देगी, उनके बिजनेस व्यवसाय को बढ़ावा देगी। भले वो एक अथॉरिटी के तहत दे, एक लीगल वे पे दे, लेकिन वो उनको संरक्षण देगी। और उसे भी सत्ता में आना है तो उसे धन की जरूरत पड़ेगी, पार्टियों को फंडिंग की जरूरत पड़ती है, चंदे की जरूरत पड़ती है, चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ताओं में खर्चा करना है। तो यानी हर कोई एक दूसरे से ना जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से अब आप अपनी जगह तलाशो। आप अपनी जगह कैसे तलाशोगे कि भैया या तो आप जो है बस कंज्यूमर बन के जियो या सारे टेक्नोलॉजी से दूर हो जाओ। यानी देखो पुराने जमाने में ना यार कैसा होता था कि लोग मिट्टी के घर में रहते थे, बहुत आराम रहता था। आज एयर कंडीशन लगाए फिर भी पसीने आ रहे हैं। लोगों को कहने का आशय यह है, साधन संसाधन शीशे के घर में रह रहे हैं लोग, धूप से और ज्यादा गर्म हो जाएगा। पहले मिट्टी के घर में थे, धूप होगा तो ठंडा होगा और जब ठंडी पड़ेगी तो गर्म होगा। ऐसे घर हुआ करते थे, लेकिन मिट्टी के थे। अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, इतनी लाइट नहीं था, चकाचौंध नहीं था, दिया और ढबरी के उजाले में उजली रात हुआ करती थी। मतलब मैं ये कह रहा हूं ना कि जमाना जैसे से बदल रहा है वैसे वैसे कॉर्पोरेट हावी होते जा रहा है। बड़े बड़े उद्यमी इस पर टेक्निक लगा रहे हैं। वुहान लैब नहीं, पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो बड़े आज वैक्सीन बेच रहे हैं, जो लोग आज दवाइयां बनाकर बेच रहे हैं, इंजेक्शन बेच रहे हैं, वो लोग इसके पीछे के कारण हो सकते हैं भाई। वो लोगों ने एक पहले समस्या पैदा की, समस्या पैदा करके फिर उसके निदान के लिए दवाई बना लिया। चलो भैया खरीदो, अब उससे अरबों रुपए, खरबों रुपए, कई हजार करोड़ अरब का जो है उनका बिजनेस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब वो लोग अपना कुछ नया नहीं करेंगे तो उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी नहीं। चाइना इस मामले में बड़ा तेज है। और भी देश हैं जो लोग बहुत बड़े बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, जैसे अमेरिका, हथियारों का सबसे बड़ा बाजार, महंगे हथियारों का, शानदार वो जेट बनाता है, लड़ाकू विमान बनाता है, कई कई हजार खरब डॉलर में बेचता है और देश खरीदते हैं उसको। अब सोचो इन हथियारों की जरूरत अगर सारे देशों से निकाल दिया जाए, पूरा बोल दिया जाए भैया दुनिया में हथियार रहने ही नहीं चाहिए, तो बताओ वो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने हथियार की जरूरत पैदा की, पहले लड़ाइयां लड़के, वर्ल्ड वार लड़के, तमाम तरह का बम गिरा के, जरूरत, हमको डर लग गया, अरे हमारे पास नहीं रहेगा तो हम तो मारे जाएंगे, पाकिस्तान से हम डर रहे हैं, हम बांग्लादेश से डर रहे हैं, तो हम भी हथियार खरीद रहे हैं। कम खाएंगे चलेगा, गरीब रहेंगे चलेगा, हथियार चाहिए। तो इस तरह की तमाम, आप लोगों ने गांव में देखा होगा ना, बहुत सारे लोग लाइसेंसी हथियार लेके चलते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे हथियार, 1-1 लाख की राइफल पिस्टल लेके चलते हैं लोग घर में। बहुत कई लोगों के तो बहुत परेशानियां रहती हैं, रोजगार नहीं है, राइफल लेके टांग के चलेंगे लोग। मतलब उन लोगों को कोई धंधा बिजनेस नहीं डाल पाए, लेकिन राइफल बंदूक जरूरी है। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी है ना, या तो हम लोग इसी लॉबी में रह जाएं, हम लोग अपनी जरूरतों को सिर्फ कंज्यूमर बन के कंज्यूम करते रहें, खरीदते रहें इन लोगों से सामानों को, या फिर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी लेवल का बनाने का सोचें। अब इसमें मैं आपको एक पाथ दे रहा हूं। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, और बाकी विस्तार से बतियाने के लिए बहुत बार बातें होंगी। बड़े बड़े देश जो महंगे और खतरनाक देश हैं, और उन देशों के जो बड़े उद्यमी हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर के हों, दवाई बेचने वाले, चाहे वो सैनिटाइजर बनाने वाले, मास्क बनाने वाले, इंजेक्शन बनाने वाले, वैक्सीन बनाने वाले, तमाम तरह के जो इस तरह के जो व्यापारी हैं, उन सभी लोगों ने चाहा होगा हाँ कोरोना आ जाए, कोरोना जैसा वायरस आ जाए, हमारा बिजनेस बूम कर जाए। अब आप लोग बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये आने के बाद जो है इसका निदान के रूप में बना है। ठीक है भैया, यही सही, यही मान लो, हम भी यही मान रहे हैं, हम तो आपको बस ऐसे ही बता रहे हैं। अब उसके लिए क्या करना है, देखो ये जो रिसाइकिल होता है पैसा, अब देखो कोई कमाने चला गया विदेश, वो पैसा कमाकर गांव गया, 10 साल 5 साल कमाया, करोड़ों रुपया कमा लिया। अब वो गांव में कोई आदमी बैठा है ढेर सारा जमीन लेके, उसके पास जमीन है, पैसा नहीं है। आप कमा के गए, उसको पैसा दिए, वहां से जमीन खरीद लिए, रजिस्ट्री हो गई, आपके पास जमीन हो गई, उसके पास पैसा हो गया। अब वो अगर चाहेगा तो उस पैसे को 2-4-10 दिन में ही खा पी के बराबर कर दे, कर्जा उम लिया हो दे लेके सबका खत्म कर दे। अगर वो नहीं तो हो सकता है वो पैसे में से कुछ पैसे ठोस बिजनेस व्यवसाय में लगा दे और वो भी अमीर बन जाए। ऐसे भी लोग हैं,
जमीन बेचे तो उस जमीन से कुछ और महंगी कोई चीज खरीद लिए, कहीं अच्छी जगह पे जाके दुकान डाल दिए, कोई बिजनेस व्यवसाय डाल दिए तो अमीर बन गए। लेकिन अब ये रिसाइकिल हो रहा है ना, आप पैसा ले गए और वो जमीन दे दिया, आपके पास जमीन नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, एक दूसरे के पूरक बन गए। ये चीजें चलती आ रही हैं बहुत ज्यादा और चलती रहेंगी। अब ऐसे में बहुत सारे युवाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं और उन लोगों के लिए ही एक खास सेशन था कि जो लोग गरीब हैं अब वो अमीर कैसे बन सकते हैं। ऑप्शन है ना भाई, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा हो जाएगा, लेकिन आप अपने उस भट्टी में, समय की भट्टी में, कर्म की भट्टी में अपने आप को खपाना पड़ेगा। आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं, वो आपकी मेहनत के वजह से आपको पैसे दे देंगे, आपके हुनर के वजह से आपको पैसे फाइनेंस कर देंगे। ऐसा बहुत हुआ है। मैं जिनकी बात किया अभी आप लोगों को, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के सीईओ, तो उन्होंने ऐसे ही किया। उनको उनके हुनर को देख के, उनके स्किल को देख के कुछ लोगों ने उनको फाइनेंस कर दिया। पहले वो 24% के ब्याज पे 8 लाख रुपए लेकर वो लगाए। जब सारे पैसे उनके खर्च हो गए, अपने लोगों से मांग मांग के, जब वो मतलब स्ट्रगल वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जब मेहनती निकलोगे, आप जब काबिल रहोगे, तो आपके पीछे लोग वर्कआउट करने वाले मिल जाएंगे, आपके साथ पैसे खर्च करने वाले मिल जाएंगे और आप भी एक दिन पैसे वाले बन जाओगे। आपने बहुत से गरीबों को अमीर होते देखा होगा और बहुत से अमीरों को, पुराने अमीरों को गरीब होते देखा होगा। तो रिसाइकिल हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। यानी आप एक टाइम के साथ सब बदल जाएगा। आप जो कुछ भी हो, नेता हो बड़े, हो सकता है आपका बेटा कुछ भी न करे। आपने देख लिया प्रमोद महाजन का बेटा राहुल महाजन कुछ भी नहीं, नेता नहीं बन पाए। प्रमोद महाजन आज दुनिया में नहीं, मर गए। आप क्या हो, आपकी औकात क्या है? आप और हम कुछ नहीं है। हमारे बाद हो सकता है हमारा आने वाला जनरेशन क्या करेगा नहीं बोल सकते। रितेश देशमुख को जानते हैं, फिल्मी हीरो हैं, रोज उनका आजकल वीडियो आता है, बहुत शानदार अच्छे हीरो हैं, कलाकार हैं। और उनके पिताजी महाराष्ट्र के, इसी मुंबई के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, आज दुनिया में नहीं है। लेकिन रितेश देशमुख राजनीति की तरफ नहीं जा पाए या उनको मन नहीं किया, उनका मन था हीरो और कलाकार बनने का, बन गए। अब एक बदल गया ना जनरेशन। वैसे ही बहुत से डॉक्टर लोगों को आपने देखा होगा, उनके बच्चे दूसरे विभाग में, दूसरे सेक्टरों में चले जाते हैं। पुलिस अधिकारी हैं कुछ लोग, उनके बच्चे चोर डाकू बन जाते हैं बच्चे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक के बाद जनरेशन बदल जाएगा। जरूरी नहीं है कि परिपाटी चले, अपने आप वो चेंज होता है। आप लोग जो है बस अपने कार्य को बेहतर कर सकते हैं। और आज के जो युवा हैं उन्हीं लोगों को मैं बार बार ये अप्रोच करता हूं कि उनके अंदर अगर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, गरीब हैं तो अमीर बनने का अगर लालसा है, प्रबल इच्छा है, तो अमीर बन सकते हैं। बस उनको इस चीज का, टेक्नोलॉजी का और नए जमाने के साथ कदम ताल मिलाना होगा। उनको आज की चाल को पकड़नी होगी, आज का जो रफ्तार है उसको पकड़ना होगा, वरना आप बस कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आपके पास मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं और पूरी साफ हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें, आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। दूसरों से मतलब आपको कोई भी काम रहेगा। आप देखो पहले हुंडी वगैरह का पैसा भेजते थे लोग गांव से, बंबई से कमा के गांव, वो सब बंद हो गया। अब एकदम एक सिस्टम चला गया है, बस ऑनलाइन पैसा भिजवाने का तमाम जरिया बन गया है, खाते वाते सबके खुल गए हैं। तो ज्यादातर मतलब लोग डिपेंड हो गए हैं मतलब टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा, बदलाव को समझना होगा। कोई अगर आपसे क्रिएटिव अगर है, वो सुलझा हुआ, तो उसको आप स्टडी कीजिए। आपके अंदर अगर कोई स्किल है, आप अगर बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अगर तेज तर्रार हैं, आप उसका प्रदर्शन आप इस टेक्नोलॉजी पे कीजिए, सोशल मीडिया पे कीजिए। आपको स्टडी करना है, आपको कोई पढ़ाई करनी है, कोई ज्ञान लेना है, तो इस पे आप जो है कर लीजिए। मतलब ये पूरी दुनिया इस पे सिमटती जा रही है टेक्नोलॉजी पे। आप उसको यहीं बैठे हुए स्टडी कर लेंगे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। देखो भाई, साफ बात है, हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। आप अकेले कितना भी तुर्रम हो, आप अगर अपनी जिद पे हो, खत्म हो जाओगे। जिद कैसी, एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, आप सिस्टम में नहीं जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, आपका यूज नहीं हो पाएगा। ये जो फिल्म, जैसे मैं हूं, मैं फिल्म जगत में, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हीरो क्यों नहीं बन पाए, अच्छा खासा दिखते हैं,
तो उसका एक जवाब होता है, बहुत सटीक जवाब है, इसको आप लोग समझ जाओगे। हीरो बनने की एक प्रक्रिया होती है कि प्रोसेस होता है। जैसे सरसों होता है ना, तेल कैसे बनता है, वो जब पेराता है कोल्हू में तब जाके उसमें से तेल निकलता है। अब सरसों पेराएगा नहीं तो तेल नहीं निकलेगा, गेहूं पिसाएगा नहीं तो आटा नहीं बनेगा, तो उसे चक्की तक जाना पड़ेगा, उसमें पिसना पड़ेगा तो आटा बनेगा, फिर चाला जाएगा तो उसमें से भूसी निकल जाएगा, फिर वो अच्छा वाला आटा बनेगा, फिर वो सनाएगा, रोटी बनेगी तो पेट भरेगा। गेहूं नहीं कोई खाता है, जानवर खाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसका और भी उदाहरण है। मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत कला है, बहुत हुनर है, लेकिन अगर उसे सही जगह पर इस्तेमाल न कर पाए, सही प्लेटफॉर्म से लॉन्च न कर पाए तो भी फेल है। जैसे मान लो फिल्म बनाना एक बड़ी बड़ी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, है ना, ड्रेस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फाइट मास्टर, कैमरामैन, मेकअप मैन, ये सारे क्रू लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्रू होते हैं उन सबको लेकर एक फिल्म का निर्माण होता है। यानी एक हीरो हीरोइन पर्दे पे दिखते जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे कई 100 लोगों के मेहनत का परिणाम होता है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म जाती है, एडिटिंग टेबल पे जाती है, डीओपी, तमाम कलर करेक्शन, है ना, ये सारे चीज जो है करने के बाद डबिंग करना, वॉइस डबिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारा करने के बाद फिल्म का एकदम एक प्रिंट बन के निकलता है। तो आप ये बताओ, ये सारे प्रोसेस पे अगर हम खरे न उतरे हों, यानी उस पूरी क्रू का हिस्सा न बने हों, तो कैसे हमारा किस्सा बनेगा? तो हम नहीं बन पाएंगे। हम सेल्फ काम किए होंगे, हम स्ट्रगल के नाम पर लोगों को टाइम नहीं दे पाए होंगे, हम जा जाके उस चक्की में पीसे नहीं होंगे, तो हम नहीं बन पाएंगे। हमने अपने आप को पेरा नहीं होगा सरसों की तरह, एक्सरसाइज करना, उसके लिए डांस सीखना, उसके लिए तमाम तरह के जो एक्टिविटीज हैं, फाइट सीखना, वो सारे चीजों को हम नहीं कर पाए होंगे, हम वो टाइम नहीं दे पाए होंगे। चलिए ये बातें अलग है। आप देखो बंदूक, देखो राइफल, उसमें एक बुलेट होती है, वो बुलेट किसी के सीने में घुस जाए तो फाड़ के निकल जाएगी, हाथी को मार दो तो हाथी ढह जाएगी। सोचना बात को मेरे, लेकिन वो बुलेट की वैल्यू तब है जब वो राइफल की नाल में घुसाई गई, नाल में घुसी और फायर हुई, तब जाके वो वार की, तब जाके वो सही जगह पर लगी और उसका जो है असर पड़ा, वो बड़े से बड़े लोगों को ढाह दी। लेकिन अगर वो बुलेट को, यानी उस गोली को, उस कारतूस को दांत से फोड़ के मार दिया जाए किसी को, ऐसा हो पाएगा? या ऐसे चला के मारा जाए तो घाव लगेगा? तो हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। आपके कितने भी आपके अंदर गुण हो, आपके अंदर काबिलियत हो, आप जब तक सही सिस्टम से लॉन्च नहीं होंगे, दागे नहीं जाएंगे। रॉकेट होता है तो वो लॉन्चर में डाला जाता है, रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, तब जाके वो निशाना पे अपने मारता है। मिसाइल जो है लॉन्चर में दागी जाती है। हर चीज का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आना पड़ेगा, उस सिस्टम को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी जगह बना पाओगे। ये जितने बड़े बड़े कारपोरेट जगत वाले, जितने बड़े बड़े कारोबारी अपने आप को आज प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो सब सिस्टम बनाए हैं या सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। आप सिस्टम बना नहीं सकते तो किसी के सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। जब हिस्सा बन जाएंगे तो आपका किस्सा बदल जाएगा। आज का लाइव बहुत लंबा हो गया। मैं आप लोगों को जो मैसेज देना चाहता था, उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें सफल हुआ होऊंगा। सिर्फ मैसेज का लॉजिक ये है, मोरल ऑफ द मैसेज ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया, आप अगर गरीब हैं या आप अगर सामान्य जीवन जी रहे हैं और आपको अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो आपको किसी के सिस्टम का हिस्सा बन जाना होगा। अगर आपके अंदर सिस्टम बनाने की कुव्वत है तो सिस्टम बना लीजिए, अन्यथा आप जो है किसी न किसी के सिस्टम में दूहे जाएंगे, यूज होंगे और कोई बात नहीं, बस उपभोक्ता बन के रह जाएंगे। इस दुनिया में 3 वर्ग रहा है हमेशा से, एक राजा रहा है, एक प्रजा रही है, एक उसकी सेना रही है। आज भी वो वर्ग है, एक राजनीतिज्ञ है, नेता, एक है कार्यकर्ता, एक है मतदाता। अगर आप कमर्शियल वे में जाएंगे तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक कंज्यूमर होता है। आपको क्या बनना है आप निर्धारित करेंगे। इस दुनिया के बड़े लोग एकजुट होते जा रहे हैं। इस दुनिया में अंततः 2 ही लॉबी रह जाएगी, एक अमीर, एक गरीब। सारी जातियां ध्वस्त हो जाएंगी
समय के साथ ये सारे लोग जो आज बहुत ज्यादा चीख पुकार कर रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। और गरीबी रेखा के नीचे जब आ जाएंगे तो उनका जाति के नाम पर कोई सम्मान उनको नहीं मिलेगा। अमीर और गरीब के हिसाब से ये सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई रह जाएगी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूं। अगले ही कुछ वीडियोस में आप लोगों को लेके आऊंगा जोरदार स्टोरीज। जो इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहता है उसको अलग जगानी होगी, अपने कार्य को एक गति देना होगा और हर कार्य में थोड़ा सा पेशेंस और समय के साथ लगना पड़ता है। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग बड़े पेशेंस से मुझे देखे, इसके लिए धन्यवाद।